हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि हम आर ओ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आर का प्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 का। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं और उपरोक्त घटना कब कब घटित हुई, इसके अकॉर्डिंग इसे क्रम से लगाना है। तो पहले देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता की डेट है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 इसकी शुरुआत होती है। वहीं नेहरू रिपोर्ट की तिथि है 28 अगस्त 1928। अब अगर इसे हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद इसे हम क्रम में लगाते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, इसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, वहीं सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4132। 4132 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास यानी कि चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे। वहीं GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ऑप्शन नंबर ए है जेल में गांधी के आमरण अनशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के कारण। ऑप्शन नंबर सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता के कारण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑपरेशन रूबिकॉन था ये लेके आने वाले थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इनका नाम आपने सुना होगा। और ये ऑपरेशन रूबिकॉन जब महात्मा गांधी पूना के आगा खां पैलेस में बंद थे तो उस दौरान उन्होंने आमरण अनशन किया था, जिस दौरान इन्हें ये संभावना थी कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो सकती है। तो महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव किया गया था और इस शब्द का चुनाव किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ हमें पत्रिकाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित लेखकों के नाम दिए गए हैं कि किसने इसकी रचना की है। तो चलिए देखते हैं। समाचार दर्पण ये लिखा है JC मार्समैन ने। समाचार दर्पण JC मार्समैन। मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। वहीं केसरी बाल गंगाधर तिलक की और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। तो अगर इसे हम सही मैच करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 4, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं 4 1 2 3। समाचार दर्पण JC मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये चारों नाम किसी न किसी प्रकार से आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हैं, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर माना है मेजर करतार सिंह। वैसे तो ये चारों ऑप्शन जुड़े हैं, लेकिन आयोग के द्वारा मेजर करतार सिंह इन्हें माना गया है कि ये आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव ये कब आता है, ये आता है 8 अगस्त 1940। पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 को होता है। और वहीं सांप्रदायिक निर्णय अभी आपने पढ़ा था 16 अगस्त 1932। तो जब जब हम इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा
अगस्त नहीं, सबसे पहले हमारा सांप्रदायिक पंचाट आ जाएगा। इसके बाद पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ है। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और सबसे लास्ट में अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में 8 अगस्त को होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 3 फिर 1। हमारा अगला प्रश्न है, अब यहाँ से कुछ भूगोल के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये पृथ्वी की सतह है। अगर यहाँ पे भूकंप आ रहा है और यहाँ पे हमें पता चल रहा है तो इसे हम अधिकेंद्र कहेंगे और सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो ये भी भूकंप से ही संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं और यहाँ मिलने वाली पहाड़ियों को संबंधित राज्य से मैच करना है। तो आपको पता है गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। मिरी ये तमिलनाडु से ही संबंधित है। डालमा झारखंड से संबंधित है। पर कोल्लई मलाई ये तमिलनाडु से संबंधित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर सी ये मिसमैच है। गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में, मिरी तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में और कोल्लई मलाई ये भी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो कि मिसमैच है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ सही सुमेल दिया है, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। भारत में तटीय राज्यों की कितनी संख्या है? तटीय राज्यों का मतलब ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती हो। तो भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। उन 9 राज्यों के नाम हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं। वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, यूटी की बात की जाए तो 4 यूटी हैं जिसमें आती है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली व दमन दीव। दादरा नगर हवेली व दमन दीव को अब एक ही यूटी कर दिया गया है। तो 4 यूटी और 9 स्टेट, अगर टोटल पूछा जाए तो 13, अगर राज्य पूछे जाएँ तो 9, यूटी पूछी जाए तो 4 और टोटल पूछा जाए तो 13। 13 राज्य हैं जिनके पास तटीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये तीसरी बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नंबर पे गोंड और इसके बाद खरवार और तीसरे नंबर पे थारू। तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहार में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद गोंड है और उसके बाद थारू है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर इसका चूज करना है। तो पहला कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। मिट्टी की प्रजातियों में जो मृत्तिका होती है वो सबसे अधिक जल धारण करती है। दूसरा ऑप्शन है कि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है तो रंध्राकाश छोटे होते हैं, मतलब रंध्र उसमें छोटे होते हैं, ना कि बड़े। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ए सत्य हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है
ए सत्य है किंतु आर असत्य है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि मृत्तिका में रंध्राकाश छोटे आकार के लगभग 0.002 मिलीमीटर के होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सत्य है लेकिन उसका कारण असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण की क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जल धारण कौन करती है? मृत्तिका, इसके बाद गाद और सबसे कम जल धारण होता है बालू में। तो ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया, आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता मृत्तिका में होती है, फिर गाद में और फिर बालू में। मिट्टियों की जल धारण की क्षमता का घटता अर्थात अवरोही क्रम इस प्रकार है, मृत्तिका, गाद और फिर बालू। उल्लेखनीय है कि मृदा की जल धारण क्षमता रंध्राकाशों के आकार पर निर्भर करती है। अगर ये बड़े आकार के होते हैं रंध्र, तो उनमें जल धारण क्षमता कम होती है, लेकिन रंध्र जितने छोटे आकार के होंगे जल धारण की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न है, बांध दिए गए हैं, उन्हें उनसे संबंधित राज्य से मिलाना है। सॉरी, राज्य नहीं है, नदी हैं और बांध हैं। तो दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पे है, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है, उकाई ये तापी नदी पे है और वहीं तवा ये तवा नदी पे है। तो इसका सही आंसर होगा 2134। तो मैच कर लेते हैं, 2134 ये इसका सही आंसर होगा। दुलहस्ती चिनाब नदी पे, गांधी सागर चंबल नदी पे, उकाई तापी नदी पे व तवा तवा नदी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शंस हैं टर्सियरी, विंध्यन, गोंडवाना या धारवाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारवाड़। धारवाड़ सेल समूह भारत के धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज ये सारी जो भी धातुएं हैं ये हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती हैं, जबकि कोयला हमें गोंडवाना समूह की सेलों में मिलता है। तो अगर जहाँ भी बात धात्विक खनिजों की आए तो वहाँ पे धारवाड़ चट्टानों का बहुत महत्व है। धारवाड़ चट्टानों से ही हमें ये धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। और अगर कोयले के निक्षेप की बात आए तो ये हमें गोंडवाना समूह की सेलों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। क्वेश्चन है, चुक्विकामाटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खान चुक्विकामाटा तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। चिली के बाद पेरू, ये दोनों ही देश साउथ अमेरिका में हैं और चीन का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। तो अभी ये पिछले पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था कि चिली ये किस किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यहाँ घास के मैदान हैं जिन्हें उनसे संबंधित देश से मैच करना है। सबको पता है पंपाज घास के मैदान ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पुस्टाज घास के मैदान ये हंगरी में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर होगा 3421 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3421। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताना है, इसमें से क्या सही है? तो सबसे पहले आता है होकैडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशू। तो होकैडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है। तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकैडो, शिकोकू, होन्शु और क्यूशू का समूह है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम इस प्रकार है, होकैडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। यहाँ जनसंख्या से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो देखते हैं जनसंख्या के प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं। 2011 की जनसंख्या व नगरीकरण। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन हैं युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या अनैतिक व्यवहार। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है
वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, लेकिन जो जीविकोपार्जन के साधन हैं वो समानांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ना पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा अकाल मृत्यु होगी। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर निर्वाह के संसाधनों का अवरोध ना हो, निर्वाह के संसाधन बिना अवरोध के मिलते रहें, तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जन्म नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? आंसर होगा राजस्थान। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो तो 73% है, जिसमें से पुरुष 80.9% शिक्षित हैं और महिलाएं 64.6 हैं। महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरल में है, केरल के बाद मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा। और न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है कि सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? ऑप्शन है नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली में तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर लक्षद्वीप में थी। वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई, -0.6% की कमी आई।